हेलो भैया, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं आपका ये मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है 2023-24 सेशन का। सब्जेक्ट है आपका साइंस। तो एज अ रिवीजन हम इसमें कर रहे हैं ताकि आपको थोड़ा सा अंदाजा लग सके कैसा पेपर आना है फॉर द इवनिंग शिफ्ट। तो इसमें बच्चों पहला क्वेश्चन है आपका, ठोस अवस्था का द्रव्य अवस्था में बिना परिवर्तित हुए गैस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है। यानी कन्वर्जन ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू वेपर स्टेट विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड। तो ये क्या कहलाती है बच्चों? सब उद्दपातन या सब्लिमेशन कहलाती है। फिर है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है बच्चों? कौन सा गैस का गुण नहीं है, यानी विच इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गैसियस स्टेट। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो जो ए है अनिश्चित आकृति यानी नो डेफिनेट शेप, ये इसका आंसर है बच्चों। फिर है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए केमिकल चेंज। यानी इनमें से कौन सा केमिकल चेंज है। तो केमिकल चेंज कौन सा है बच्चों? बर्निंग ऑफ वुड या लकड़ी का जलाना। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है बच्चों? कैल्शियम फॉस्फेट का रासायनिक सूत्र यानी केमिकल फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट Ca3PO42। ठीक है बच्चों, ये इसका आंसर है। फिर आपका कार्बन तथा ऑक्सीजन जुड़कर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं, इसका द्रव्यमान के अनुसार कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होगा। यानी कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, इसका रेशियो आपको बताना है मासिस का। तो ये होता है CO2, कार्बन का 12 और इसका हो गया कितना 16 गुना 2। तो इसे जब सॉल्व करेंगे ये लगभग आएगा बच्चों आपका 3:8। फिर है 11 Na और 12 Mg में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या। तो दोनों में कितनी कितनी होगी? 12 होगी बच्चों। ठीक है। फिर आपका किस तत्व के समस्थानिक होते हैं, यानी आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट है। जो आइसोटोप्स होते हैं किसी भी एलिमेंट के, वो क्या उसमें क्या चीज़ होती है? मेन जो होती है वो है सेम एटॉमिक नंबर, यानी सेम एटॉमिक नंबर होता है उसमें बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों आपका, कौन सा कोशिकांग कई विष और दवाओं का निर्वशीकरण करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी विच सेल ऑर्गेनिज्म प्लेस क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफाइंग मैनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स। तो ये है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी चिकनी अंतर्द्रव्य जाली का बच्चों। ठीक है। फिर आपका निम्न में से किसको पादप में निरंतर कोशिका विभाजन की क्षमता होती है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन द प्लांट्स हैव द कैपेबिलिटी ऑफ कंटिन्यूअस सेल डिवीजन। तो वो होती है बच्चों आपकी एपिकल मेरिस्टेम, शीर्षस्थ विभाजोत्य उत्तक। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 10, किस वस्तु का विस्थापन तय दूरी के समानुपाती होता होगा जब वस्तु गति करती है, यानी डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस कवर्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स। तो ऑब्जेक्ट कब ऐसा करेगा बच्चों? जब वो स्ट्रेट पाथ पे यानी सीधे पथ पर चल रहा हो। फिर है बच्चों आपका, अगर एक वस्तु एक समान गति दर्शाती है तो उसमें, यानी इफ ए बॉडी एक्सिक्यूट यूनिफॉर्म मोशन देन द बॉडी स्पीड विल बी क्या होगा? कांस्टेंट, यानी चाल उसकी कैसी होगी? स्थिर होगी। फिर ए पर्सन स्टैंडिंग इन ए बस फॉल्स बैकवर्ड व्हेन बस स्टार्ट्स मूविंग सडनली ड्यू टू। यानी जब एक बस अचानक चलती है तो बस में खड़ा व्यक्ति पीछे की ओर गिरने लगता है। तो ऐसा क्यों होता है बच्चों? ऐसा होता है न्यूटन के प्रथम नियम के कारण, गति के न्यूटन के प्रथम नियम के कारण। फिर है व्हाई डज ए पर्सन गेट इंजर्ड इन केस ऑफ हिटिंग बाय ए मूविंग ऑब्जेक्ट। यानी गतिशील वस्तु से टकराने से कोई व्यक्ति घायल क्यों हो जाता है? तो ये किस लिए होता है बच्चों? संवेग के कारण, यानी जो उसमें मोमेंटम होता है उसके कारण ऐसा होता है बच्चों। फिर है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्मॉल जी की बात कर रहा है बच्चों ये, यानी गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होगा। तो ये क्या होता है बच्चों? लेस ऑन इक्वेटर होता है और जैसे जैसे पोल्स की तरफ जाएंगे तो बढ़ जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों।
फिर है जब एक पिंड मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है तो उसकी कुल ऊर्जा, यानी मैंने बॉडी फॉल्स फ्रीली टुवर्ड्स द अर्थ, देन इट्स टोटल एनर्जी, तो उस टाइम टोटल एनर्जी क्या होगी, रिमेन्स कांस्टेंट, यानी स्थिर रहेगी। फिर एक किसी वस्तु पर किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता, यानी वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड अपॉन, तो ये किस पर डिपेंड नहीं करता है बच्चों, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, वस्तु का आरंभिक वेग। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 17 to 20। बच्चों आपके जो पेपर करवाए थे मैंने प्रैक्टिस सेट, उसमें मैंने आपको बोला था कि इस क्वेश्चन को ध्यान से करना, वैसे ही जैसे ये अब मॉर्निंग शिफ्ट का जो पेपर मैं आपको करवा रहा हूँ, जो आपका आज हुआ है, जो गर्ल शिफ्ट में होता है या फिर कॉमन शिफ्ट जो होती है उसमें हुआ है आपका, उस पेपर में भी आपको ध्यान से इन आंसर्स को समझते हुए करना है। इसी तरह के क्वेश्चन आपके इवनिंग शिफ्ट में भी आएंगे बच्चों, हो सकता है इसके तो इस तरह के जो आए या फिर इससे थोड़े से अलग आ जाए, लेकिन आएगा पेपर इसी तरीके से, तो ध्यान से करना है ये वाला पार्ट खासकर, क्योंकि बच्चे जो गलती करते हैं खासकर इस पार्ट में करते हैं कि ए बी सी की जगह कुछ और ही आंसर लगा देते हैं। ठीक है ना बच्चों, तो फिर बता रहा हूँ, जैसे आपने प्रैक्टिस सेट में ध्यान से इन क्वेश्चनों को कराया, वैसे ही मॉर्निंग शिफ्ट का जो पेपर है उसमें इसे ध्यान से समझ लीजिए, और इवनिंग शिफ्ट वाले पेपर जब या कल पेपर जब आप देंगे तो ध्यान से इन आंसर्स को कीजिएगा। ठीक है, तो इसमें पहला है आपका 17 का, इन ए केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन ऑफ मासेस, यानी ये किसी रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के अनुसार निश्चित अनुपात में मौजूद रहते हैं। दूसरा क्या है, विभिन्न तत्व के परमाणुओं का द्रव्यमान तथा रासायनिक गुण विभिन्न होते हैं, यानी एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो ए और आर ट्रू तो है, पर ये दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, तो इसका आंसर हो गया आपका बी बच्चों। ठीक है, फिर आपका 18 में आप ध्यान से पढ़ेंगे तो कार्टिलेज इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू विच कैन बेंड इजीली, यानी उपस्थि एक संयोजी उत्तक का प्रकार है जो आसानी से मुड़ व दब सकता है, और इसमें बहुत ही मजबूत सख्त पैक किया और अधात्री और कोशिका होती है, यानी इट हैज हाईली टाइटली पैक्ड हार्ड मैट्रिक्स सेल। तो पहला तो ट्रू है, वैसे दूसरा है फॉल्स। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी बच्चों आपका। फिर है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, किसी भारी वस्तु को जमीन पर धकेलने या खींचना मुश्किल है, यानी इट इज डिफिकल्ट टू पुश और पुल ए हैवी बॉक्स ओवर द ग्राउंड, हैवी ऑब्जेक्ट मूव्स हैव मोर इनर्शिया, यानी किसी भारी वस्तु का जड़त्व भी अधिक होगा। तो दोनों ट्रू है बच्चों, इसका आंसर हो गया आपका इसलिए ए। ठीक है, फिर इसका 20 आखिरी क्वेश्चन जो आपका है वो है आपका बच्चों, रोटेटिंग ए क्रॉप इन द फील्ड इज नोन एज क्रॉप रोटेशन। ठीक है, फिर है आप इसे क्या कहते हैं, किसी खेती में बार बार फसलों को उगाना या फसल चक्र कहलाता है। फिर है ये कीटों से होने वाले नुकसान को रोकता है, यानी द प्रिवेंट द डैमेज बाय द पेस्ट, तो ये आपका फॉल्स है। ठीक है बच्चों, तो ये वाला हो गया आपका क्या, सी आंसर हो गया इसका। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा बच्चों, क्योंकि ये क्वेश्चन ध्यान से करने वाले हैं। चलिए थोड़ा सा आगे वाले क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं बच्चों। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है आपका, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज मिक्सचर एंड कंपाउंड, यानी निम्नलिखित को मिश्रण और यौगिकों में वर्गीकृत कीजिए। तो ऊपर वाला जो फॉर्म हो रहा है वो होता है बच्चों आपका कंपाउंड या यौगिक, और नीचे वाला है आपका मिश्रण या मिक्सचर। ठीक है बच्चों, और फिर ये केमिकल चेंज का भी एक एग्जांपल है बच्चों, और ये है फिजिकल चेंज का एग्जांपल वैसे। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 22, वाई इज सेल कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइट, कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्यों कहा जाता है। तो ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि सारे ऑर्गेनिज्म जो बनते हैं वो सारे के सारे सेल से या कोशिका से बने होते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 23, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू, यानी विभाजोत्य उत्तक और स्थायी उत्तक। विभाजोत्तक जैसा कि दिख रहा है वो क्या कर सकता है, डिवाइड हो सकता है, यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड हो सकता है, स्थायी उत्तक या परमानेंट टिश्यू डिवाइड नहीं हो सकता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, विभाजोत्य में लिविंग टिश्यू होते हैं, और जो परमानेंट टिश्यू होता है इसमें लिविंग और नॉन लिविंग दोनों होते हैं बच्चों। ठीक है, फिर आपका एरियोलर संयोजी उत्तक का कार्य, यानी एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का कार्य, तो ये क्या करता है, सपोर्ट करता है ब्लड वेसल्स को, लिंक करता है ऑर्गेनिक को, और पैकेज करता है टिश्यूज को। कोई आप दो लिख सकते हैं।
फिर है आपका क्वेश्चन 24। एक गाड़ी का द्रव्यमान 1500 kg है। यदि गाड़ी को 1.7 मीटर प्रति सेकंड के ऋणात्मक त्वरण के साथ विरामावस्था में लाना है तो गाड़ी तथा सड़क के बीच लगने वाला बल कितना हो गया। यानी एन ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज ए मास ऑफ 1500 kg, व्हाट मस्ट बी द फोर्स बिटवीन द व्हीकल एंड रोड इफ द व्हीकल इज टू बी स्टॉप्ड विद ए नेगेटिव एक्सेलरेशन ऑफ 1.7 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे क्या करना है बच्चों, आपको m कितना दिया हुआ है 1500 kg, a हमारा है -1.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, f इज इक्वल टू m इंटू a इज इक्वल टू 1500 माइनस 1.7, ये आ जाएगा लगभग माइनस का 2550 न्यूटन। तो इतनी फोर्स जो है अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करनी पड़ेगी, तब आपका ये निकलेगा बच्चों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका व्हाट इज एन इको, व्हाट शुड बी मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायर्ड बिटवीन रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड ऑडियंस ऑफ इको। तो ये वाला क्वेश्चन बच्चों हम कर चुके हैं। रिपीट, जो साउंड रिपीट होती है उसको हम इको कह देते हैं, और जो रिफ्लेक्शन है वो ऑब्जेक्ट के बीच साथ में होना चाहिए। मिनिमम डिस्टेंस है 17.2 के अराउंड। ये आपने आपके जो प्रैक्टिस सेट कराया उसमें भी किया हुआ है। फिर है एक ध्वनि तरंग जिसका आवर्तकाल 0.05 सेकंड है, ध्वनि की आवृत्ति क्या होगी, यानी व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव, उस टाइम पीरियड इज 0.05। तो इसके लिए फॉर्मूला आपको बताया था क्या, t इज इक्वल टू, अगर 0.05 दिया हुआ है आपको तो f इज इक्वल टू 1/t। तो इसे इसमें डाल दीजिए 0.05, ये आ जाएगा 20 हर्ज के आसपास। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। फिर है पशुपालन के लाभ, यानी व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ कैटल फार्मिंग। तो कई सारे लाभ लिख सकते हैं आप। दूध आपको मिलेगा, खेती में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, और जो प्रोडक्ट्स बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं उसके दूध से वो आप बेच सकते हैं। तो कोई भी आप लाभ लिखना चाहें वो लिख सकते हैं बच्चों। फिर है आपका 27, व्हाट इज ड्राई आइस, यानी शुष्क बर्फ को किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं आपको सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड या ड्राई आइस। ठीक है, फिर जब इसे गर्म किया जाता है तो क्या होता है, यानी व्हाट हैपेंस व्हेन इट हीटेड। तो ये क्या है, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। ठीक है, फिर है इस अवस्था में परिवर्तन का नाम बताइए। तो ये द फेनोमेनन चेंज इन स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। ठीक है बच्चों। फिर है क्वेश्चन नंबर 28, केमिकल फॉर्मूले के नाम लिखने हैं। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, फिर एक सोडियम क्लोराइड NaCl, फिर है आपका पोटेशियम ऑक्साइड K2O। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है बच्चों आपका, किस कोशिकांग को कोशिका का बिजली घर कहा जाता है, क्यों, यानी विच सेल ऑर्गेनिज इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है क्योंकि इसमें एनर्जी को एटीपी फॉर्म में रिलीज करने की और साइट ऑफ रेस्पिरेशन होता है, इसलिए ऐसा होता है। फिर इसके अथवा वाला भाग है, दो भाग हैं। नेम टू सेल ऑर्गेनिज विच हैव देयर ओन डीएनए राइबोसोम, यानी जिसमें अपना डीएनए और राइबोसोम हो। और डीएनए और राइबोसोम का रोल क्या है, तो डीएनए और राइबोसोम होता है माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में, और इनका रोल होता है मेनली प्रोटीन के संश्लेषण या प्रोटीन सिंथेसिस में। ठीक है, फिर है 30, क्वेश्चन नंबर 30 में आपका मुंह के स्तर जो बनाता है, जो इनर लाइनिंग ऑफ माउथ बनाता है वो है स्क्वेमस एपिथेलियम। फिर है टिश्यू दैट कनेक्ट्स मसल टू बोन इज इन ह्यूमंस, यानी वह तक जो मनुष्य में पेशियों को अस्थि से जोड़ता है वो कहलाता है आपका टेंडन। ठीक है, फिर है आपका उत्तक जो पौधों में भोजन का स्थानांतरण करता है, यानी टिश्यू दैट ट्रांसलोकेटेड फूड इन प्लांट्स, ये है फ्लोएम बच्चों आपका। फिर है आपका 100 न्यूटन का बल 20 kg के विरामावस्था पिंड पर कितने समय तक लगाया जाए ताकि वह 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग प्राप्त कर ले। ठीक है, तो इसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा इसका एक्सीलरेशन। ठीक है बच्चों, तो इसे समझ लीजिए जरा। एफ हमें दी हुई है 100 न्यूटन, एम है आपका 20 kg, वी हमें चाहिए 100 मीटर पर सेकंड, यू है हमारा 0।
तो F इज इक्वल टू M इंटू ए। यहाँ पे हमें ए निकालना है, तो F बटे M यानी 100 बटे 20 इज इक्वल टू 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब V इज इक्वल टू U प्लस ए टी। V कितना दिया है हमारा 100, ये होगा 0, ए कितना है 5, टी हमें निकालना है, तो ये हो गया हमारा 100 इज इक्वल टू 5 टी, टी इज इक्वल टू 100 बटे 5, ये आगे लगभग 20 सेकंड के आसपास। ठीक है बच्चों, फिर आपका अल्ट्रासोनिक साउंड, नेम एनी टू एनिमल दैट कैन प्रोड्यूस अल्ट्रासोनिक साउंड, यानी परस्पर ध्वनि किसे कहते हैं, और दो जंतुओं के नाम जो परस्पर ध्वनि उत्पन्न करते हैं। तो 20,000 से ऊपर की जो साउंड होती है, ठीक है, उसको हम क्या कह देते हैं, अल्ट्रासोनिक कहते हैं। और बैट हो गया आपका, रैट हो गया, डॉल्फिन हो गया, ये सारे के सारे वही ध्वनि बनाते हैं। फिर है आपका भंडारण की प्रक्रिया में कौन से कारक अनाज को हानि के लिए उत्तरदायी होते हैं, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरेज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। तो इसमें बायोटिक यानी जैविक और अजैविक दोनों तरह के फैक्टर होते हैं। यानी आपका बारिश आ गया, टेम्परेचर आ गया, हवा की मात्रा आ गई, इंसेक्ट आ गया, ये सारे फैक्टर आपको बायोटिक और एबायोटिक, जैविक और अजैविक में डिवाइड कर दीजिए। आपको क्या करते हैं, फैक्टर्स जो स्टोरेज का लॉस करते हैं वो आपको देखने को मिल जाएगा। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 34, एक परमाणु में KLM कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो सकते हैं। तो बच्चों K में 2, L में 8, M में कितने 18। ये कैलकुलेशन कैसे करते हैं हम, 2n का स्क्वायर, K वाला पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, इस हिसाब से 2 गुणा n का स्क्वायर। ठीक है, n यहाँ पे 3 आ गया, 3 का स्क्वायर हो गया, 3 तिया 9 और 2, 9 दूनी 18। ठीक है, तो इसमें कितने हो गए 2, 8, 18। फिर है Mg प्लस प्लस Mg2+ और Mg का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का वितरण लिखिए। तो Mg, पहले Mg का देख लीजिए, Mg का कितना है 282 है, यानी 12 नंबर है, तो होगा 282, 2+ हो गया यानी कि ये चले गए, तो ये हो गया 2 और 8। ठीक है, इतना समझ लीजिए, इसमें आराम से करेंगे तो क्वेश्चनों को जो है तो ध्यान से करेंगे तो हो जाएंगे। फिर है He, Ne और Ar की संयोजकता शून्य होती है क्यों, यानी हीलियम, नियोन और आर्गन हैव 0 वैलेंसी क्यों। तो सिंपल वे में जो है समझ लीजिए, जब किसी भी एलिमेंट का, ठीक है, या किसी भी चीज़ का बाहरतम कोश जो है क्या हो जाए, पूरा भरा हुआ हो जाए, तो उसकी संयोजकता हो जाएगी 0। ठीक है, तो हीलियम, आर्गन और नियोन, इनका क्या है 0 वैलेंसी है, क्योंकि इनका जो बाहरतम कोश है वो है पूरा भरा हुआ। फिर है निम्नलिखित तत्वों के प्रतीक लिखिए, सिलिकॉन है, सिल्वर है, सल्फर है, सोडियम है। तो सिलिकॉन का SI हो गया, सिल्वर का Ag हो गया, सल्फर का S हो गया, और सोडियम का आपको पता ही होगा Na। ठीक है, फिर है फंक्शन ऑफ वैक्यूल, फंक्शन ऑफ वैक्यूल यानी राजधानी को कार्य आपका आ चुका है आपके प्रैक्टिस सेट में भी, इसलिए समझ लीजिए। ये क्या करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर को बनाने में काम करता है सेल्स में, और बाकी सारे स्टोरेज वगैरह काम भी करता है। ठीक है, यानी मेटाबॉलिक जो स्टोरेज होता है वो सारा का सारा काम ये करता है। फिर है निम्नलिखित का विस्तार रूप लिखिए, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। एक्सपेंड द फॉलोइंग में ATP का मतलब होता है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, DNA का डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, फिर है SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इसका अथवा वाला भाग है बच्चों, क्या कहता है, प्रोटीन सिंथेसाइज इनसाइड द सेल, यानी प्रोटीन का सेंसेशन कहाँ होता है, तो वो होता है कहाँ पे बच्चों आपका, वो होता है राइबोसोम पे, जहाँ पे प्रोटीन का सेंसेशन होता है। फिर है प्रासरण किसे कहते हैं, यानी ऑस्मोसिस क्या होता है, तो पानी का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाना एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा, वो कहलाता है आपका प्रसारण या ऑस्मोसिस। ठीक है, फिर है पौधों में किस कोशिकांग का कोशिका की रसोई कहा जाता है, तो ये सीधे सीधे आप पढ़ते आ रहे हैं किसमें, क्लोरोप्लास्ट, फोटोसिंथेसिस जो काम करता है उसके बारे में कह रहा है ये। ठीक है बच्चों, फिर आपका क्वेश्चन नंबर 36, एक गेंद को 49 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर की साइड में फेंक दिया और G के वैल्यू दे दी 9.8 मीटर पर सेकंड। अब मैक्सिमम हाइट टू
विच इट राइजेस, ये आपको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो इसमें आपका फॉर्मूला लग जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए की जगह जी एस। तो इसे जब आप कैलकुलेट करेंगे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2GS, ग्रेविटी के अगेंस्ट काम हो रहा तो माइनस लगेगा, ये लगभग लगभग आएगा, आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा 122.5 मीटर। ठीक है, अब V यहाँ पे क्या है, 0 है, U आपकी 49.4 मीटर पर सेकेंड है और G की वैल्यू आपकी ये दे रखी है। ठीक है, फिर है टोटल टाइम इट टेक्स टू रिटर्न टू द सरफेस ऑफ अर्थ, यानी सरफेस पे वापस आने के लिए आपको यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा V इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। इसे भी जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये लगभग लगभग आ जाएगा आपका 5 सेकंड के आसपास। ठीक है बच्चों, जाने का 5 सेकंड आने का। ठीक है, 2 बार प्लस होगा ये, क्योंकि एक बार तो ऊपर जाएगा और जितना ऊपर जाएगा फिर उतना नीचे आएगा, तो वो हो जाएगा आपका लगभग लगभग 10 सेकंड। इसकी वैल्यू आएगी जब टी निकालेंगे तो 5 सेकंड आएगी आपकी, इसे प्लस कर देंगे, 2 गुना कर देंगे तो 10 सेकंड आ जाएगी। फिर है दाब को परिभाषित कीजिए, उन कारकों का नाम लिखिए जिस पर दाब निर्भर करता है। डिफाइन प्रेशर और राइट द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल जिस पे प्रेशर डिपेंड करता है। तो P इज इक्वल टू एफ अपॉन ए। तब 2 ही चीज़ पे डिपेंड करता है बच्चों, कुछ ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है। एक तो फोर्स पे डिपेंड करता है, एक एरिया पे डिपेंड करता है। ठीक है, कैसे, फोर्स अगर बढ़ेगी तो क्या होगा और एरिया अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, ये आपको समझ लेना है। इसमें बेसिकली होना ये है कि अगर एरिया बढ़ा रहे हो तो प्रेशर घट जाएगा और अगर एरिया घटा रहे हो तो प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर है द्रव्यमान तथा भार में कोई 2 अंतर बताइए, यानी 2 डिफरेंस बताने मास और वेट में। तो मास और वेट में सबसे बड़ा डिफरेंस है, एक यूनिट है केजी, दूसरे की है न्यूटन। एक 0 नहीं हो सकता, ये 0 नहीं होगा और ये 0 हो सकता है। ठीक है, और इसको हम F इज इक्वल टू एम जी से डिनोट कर सकते हैं सिंपल वे में अगर कैसे तो। ठीक है, फिर आपके छोटे छोटे क्वेश्चन है जो आपको क्वेश्चन जो है ये पढ़ के देने आंसर। 37 में आपको काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, टोटल एनर्जी जो स्टोन वगैरह में होती है, इस तरह के क्वेश्चन दे रखे हैं। सिंपल क्वेश्चन दे रखे हैं, मतलब ये आपके जो एक इजीली बच्चा कर सकता है। ये आपका जो एनर्जी वाला चैप्टर है उससे दिया गया है। ठीक है, फिर है आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है 38 क्वेश्चन जो दिया हुआ है टिश्यू चैप्टर से दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, इसमें आगे देख लेते हैं। टिश्यू चैप्टर से दिया है और लिविंग टिश्यू इन जाइलम, डेड एलिमेंट प्रेजेंट इन फ्लोएम, सिंपल चीज़ें पूछी गई हैं। अच्छा, फिर है आपका कन्वर्जन ऑफ स्टेट, यानी कि आपका जो स्टेट्स ऑफ मैटर वाला चैप्टर है उससे पूछा गया है। यानी ये भी चीज़ें सिंपल दी हुई हैं। यानी आपका जो ओवरऑल पेपर की अगर बात करें, जो मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर आया है, आसान आया है, अच्छा आया है, सब चीज़ें पूछी गई हैं, पूरे पेपर को कवर किया गया। प्लस जो मॉर्निंग शिफ्ट से में पेपर आया है आपका, आज जो मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर आया है वो कहीं ना कहीं आपका रिप्रेजेंट कर रहा है 2 जो पेपर आपके कराए गए हैं, कौन से, प्रैक्टिस सेट वाले। तो इसीलिए एक बार फिर वापस एडवाइस करूंगा बच्चों, आप सभी के पास टाइम है, क्योंकि मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर एक दिन पहले हो जाता है, इवनिंग शिफ्ट का होता है एनुअल में बाद में। फ़ायदा यही है आपको कि आप इस पेपर को भी रिवाइज़ करके जाएं, ताकि मैंने करवाया तो आप रिवाइज़ कर लें से। और साथ में क्या करें, जो आपको पेपर पहले कराए गए हैं, प्रैक्टिस सेट कराए गए हैं, उन्हें भी आप एक बार करें वापस से। तो बच्चों, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।